बच्चों लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल कवर करने के बाद हम अपने सिलेबस को आगे चल लाते हैं। इसी में ही आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करने पर जब मैंने कुछ थीम्स बताई थी, जैसे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में या फिर कुछ भी बातें हुई, तो एक वर्ड यूज़ हो रहा था बार बार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आज समझते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, है ना। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रूल्स हैं और उन रूल्सों के ग्रुप बना दिए गए। जैसे AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, तो इसमें सिर्फ किसके बारे में रूल्स बताए गए? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, यानी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो होती हैं उन्हें किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्लोज करें। कहाँ पर लिखे हुए हैं? AS1 में। AS2 में क्या लिखा हुआ है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। बच्चों, इन्वेंट्री बोलते हैं हम स्टॉक को, जो स्टॉक होता है उसको इन्वेंट्री कहते हैं। तो AS2 किसके बारे में डील करता है कि इन्वेंट्री की जब हम वैल्यूएशन करें, दरअसल क्या होता है कि स्टॉक जब हम खरीदते हैं उसके प्राइस कुछ और होते हैं। मानो 15 दिन पहले हमने कोई गुड्स खरीदा होगा, वो जब हमारे पास स्टॉक में होगा तो आज उसकी कीमत कुछ और हो सकती है, मार्केट वैल्यू, और जब हमने ख़रीदा होगा उसके प्राइस कुछ और हो सकते हैं। तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में आज की डेट में इस स्टॉक को किस रेट पर दिखाएं? ध्यान करना, लास्ट वीडियो में फिक्स एसेट में तो ये बता दिया था किसने? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ने लास्ट वीडियो में ये क्लियर डिफाइन कर दिया था कि फिक्स एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाओ। लेकिन ये स्टॉक फिक्स एसेट नहीं है, ये तो करंट एसेट है। तो इसको किस वैल्यू पर दिखाएं? जब हमने इसे खरीदा तो वो कुछ और प्राइस का था, आज उसकी प्राइस या तो बढ़ गए होंगे या घट गए होंगे, है ना। तो ये बातें, इसको कैसे कैलकुलेट करें, ये सब हमने इसमें लिखी हुई हैं AS2 में, ठीक है। ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आता है ना, AS3 किस बारे में? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। और बच्चों इसके बाद आता है AS3 के बाद में रेवेन्यू रिकग्नाइज, AS4 होता है, AS4 कंटिंजेंट इवेंट, है ना। तो कंटिंजेंट इवेंट वो इवेंट जो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, है ना। वो कहता है, AS4 बताता है उसके बारे में, है ना, कंटिंजेंट इवेंट। AS5 कहता है नेट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, वेट कर लो, 1 मिनट वेट कर लो, बाहर ही, उधर बाहर वेटिंग में बैठ जाओ। 1 मिनट रुको बच्चों, अभी, है ना। हाँ बच्चों, तो हम थे नेट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, है ना। AS5 ने बताया कि नेट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैसे बनाना है। AS6 क्या कहता है? AS6 बताएगा कि डेप्रीशिएशन, बताया था ना डेप्रीशिएशन क्या होता है, चैप्टर भी है डेप्रीशिएशन तुम्हारी बुक में, तो वो AS6 का ही चैप्टर है। तो एक AS6 का चैप्टर हमारी बुक में दिया हुआ है, उससे हम समझ लेंगे कि डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस किस मेथड पर लगाना है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, है ना। ऐसे ही और आते हैं, AS7 भी आता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, है ना। AS7 कंटिंजेंट इवेंट, कंटिंजेंट इवेंट तो 4 था ना, कंस्ट्रक्शन था ये, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट।
जो हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उस पर क्या होता है। AS 8 था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऐसे ऐसे। और AS 9 भी था एक, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, है ना। AS 9 लास्ट वीडियो में बताया था ना, रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। कहाँ लिखी हुई है उसकी कंडीशन AS 9 में। वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो है, साथ में स्टैंडर्ड भी है। अब ऐसे ऐसे अप्रोक्सीमेटली 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, 30 प्लस हैं, एक दो फालतू भी हो सकते हैं, और कुछ इसमें से ख़त्म भी करते गए। जैसे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हटाया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, AS 8, इसको रिप्लेस किया गया किसके साथ में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो कहता है इंटेंजिबल एसेट के बारे में। तो मैंने इंटेंजिबल एसेट आपको बताई थी, उसकी डेफिनेशन हम किस किस को इंटेंजिबल एसेट वैल्यूड करते हैं, कैसे कैसे उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ये सब बातें कहाँ लिखी हुई हैं, यहाँ पर। ठीक है, तो इसने रिप्लेस कर दिया इसने इसको, तो कुछ कम भी हुए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 29-30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। ये किसने बनाए बच्चों, ये रूल्स किसने बनाए। चलो एक बात समझो, जैसे एक आता है इंडियन पेनल कोड, है ना, ये क्या है, कानून है ये, कि पेनल्टी भारत के अंदर अगर कोई जुर्म करता है तो उस पर सजा क्या हो सकती है। ये कौन से कानून में लिखा है, IPC, है ना। कोई भी जुर्म हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जुर्म होते है ना, काम होते हैं, वो कहाँ लिखे जाते हैं, IPC में। उसकी सज़ा क्या होती है यहाँ, उस सज़ा को देने का प्रोसीजर क्या होता है, वो लिखा होता है CRPC, है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। क्रिमिनल प्रोसीजर में, है ना, मैं CRPC लिख रहता हूँ, CRP। तो इंडियन पेनल कोड बताता है कि पेनल्टी कैसे लगती है उस पर। जैसे एक आदमी ने मर्डर कर दिया, तो मर्डर करने की सज़ा फांसी, कहाँ लिखी हुई है, यहाँ। फांसी कैसे दी जाएगी, कहाँ लिखी हुई है, यहाँ। ठीक है, ऐसे ही ये जो कानून बनाए, ये किसने बनाए, ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है जो कानून बनाती है ना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वो कानून बनाती है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट को पढ़ाती भी है, लोगों को लॉ भी पढ़ाती है साथ में। तो लॉ बनाना बार काउंसिल, सॉरी मैंने कहा ये कानून बनाने का तरीका जो था वो बार काउंसिल ने बताया, और एक प्री डिफाइन फॉर्मेट से, जैसे हम उसको पार्लियामेंट में लागू करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, पहले पास कराना होता है ना पार्लियामेंट के अंदर, तब कानून अप्लाई होता है। लेकिन ये कानून बनाता कौन है, बनाते वही हैं बार काउंसिल वाले, उसको पास कराते हैं, गवर्नमेंट पास कराती है फिर उसे, है ना, जो भी कंसर्न गवर्नमेंट होती है। ऐसे ही ये जो कानून बनाए हमने किससे रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, इन कानूनों को किसी ने तो बनाया होगा। हाँ, एक बात समझ में आती है, जैसे इस कानून को पढ़ाने वाली एक अथॉरिटी कौन होती है, LLB एक कोर्स होता है, यहाँ पर लॉ पढ़ाई जाती है। कौन पढ़ाता है इसको, बार का, वैसे तो यूनिवर्सिटी कराती है इस कोर्स को, लेकिन इस कानून, इस LLB को जो ऑथराइज किया हुआ है, जिसने अथॉरिटी दी है, उसे कहते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, ऑफ इंडिया। ऐसे ही इसको बनाने वाली अथॉरिटी, जो जहाँ से चार्टेड अकाउंटेंट बनाए जाते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट को पढ़ाया जाता है, ये कोर्स कराया जाता है ना, यानी CA का कोर्स कौन कराता है, ICAI,
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये एक अथॉरिटी है जो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाती है। साथ में सीए भी पढ़ाती है, जैसे वो थी ना, लॉ भी पढ़ाती है और कानून भी बनाती है। ऐसे ही यहाँ पर इसने ये कानून बनाए किस लिए? रिगार्डिंग अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए गए। दिस इज कॉल्ड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना। हमें ये सब याद नहीं रखने, मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए बताया। इन्वेंट्री को वैल्यूएशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंटीजेंट इवेंट, ऐसे ही और भी हैं। AS10 है फिक्स एसेट, लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, फिक्स एसेट में डील करता था। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेट ऑफ गाइडलाइन। सेट ऑफ गाइडलाइन है, गाइडलाइन देते हैं ये सब, ये सेट हैं सब। एक सेट अलग किस बारे में? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में। ये सेट अलग है, सिर्फ इन्वेंट्री के बारे में बताएगा, कंटीजेंट इवेंट के बारे में बताएगा, है ना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएगा। तो ऐसे नेट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के बारे में हमें इन सबको याद नहीं रखना, बस ये सोचना कि ये सेट है गाइडलाइन के बारे में। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड है, यानी वो थियोरिटिकल नॉलेज है जिसके बेस पर हम अकाउंटिंग करते हैं, मींस जनरली एक्सेप्टेड है। इशूड बाय अकाउंटिंग बॉडी, यानी एक ऐसी अकाउंटिंग बॉडी जो अकाउंट करने के तरीकों को डिटरमाइन करती है। दिस इज कॉल्ड द ICAI, है ना। पढ़ते हैं, देखो, ऑफ द कंट्री, यानी देश की अकाउंटिंग बॉडी कौन सी है? ICAI, एज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मैंने लिखा ना, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, यही है। दैट आर फॉलो फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनल अकाउंट होते हैं, लास्ट में जो अकाउंट बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, इन सबको बनाने के लिए जो भी प्रिपरेशन करनी होती है, उनको करने के तरीके यहाँ से डिफाइन हो रहे हैं। कुछ प्रिंसिपल से भी डिफाइन हो रहे थे, कुछ यहाँ से भी हो रहे हैं। तो यहाँ जो लिखे हुए हैं हम इनकी बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो बच्चों बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मुझे आपको मीनिंग समझाना था। इसकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो नेचर है ना, नेचर चलो एक बार देख लेते हैं। फॉलोइंग द हाईलाइट नेचर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर गाइडलाइन। एक तो ये गाइडलाइन होती हैं, अच्छा ठीक है, किस लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है? एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि कहीं ऐसा ना हो, देखो मैं इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इस स्टॉक को खरीदने की वैल्यू थी 1000, आज इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 1200, है ना। ये इसकी कॉस्ट थी, ये इसकी मार्केट वैल्यू हो गई। ये कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो भी ज़्यादा हो उस पर दिखाओ। तो सभी लोग इसी को ही फॉलो करेंगे ना, क्या दिखाएंगे? वो 1200 पे दिखाएंगे। तो एक स्टैंडर्ड बनने पर ये हुआ, जितनी भी देश के अंदर अकाउंटिंग हो रही होंगी वो सब इतने पर ही दिखाएंगे, हायर पर ही। लेकिन अगर ये ना होता तो क्या समस्याएं आती? कोई तो कॉस्ट पर दिखा रहा होगा, कोई मार्केट वैल्यू पर दिखा रहा होगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए, ताकि यूनिफॉर्म वे में सब एक मेथड फॉलो करें। ठीक है, तो यही कहता है ये, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मेलिटी। बात खत्म, यूनिफॉर्मेलिटी, एकजुटता लेकर आनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नेक्स्ट पढ़ते हैं, आर प्रिपेयर कीपिंग इन द व्यू ऑफ इन्वायरमेंट एंड लॉ ऑफ द कंट्री, है ना। क्या ध्यान में रखते हुए? बिजनेस का इन्वायरमेंट और लॉ को ध्यान में रखते हुए भी बनाए जाते हैं। ये जो बनाए होंगे इसमें बाकी लॉ को भी ध्यान में रखते हुए, ताकि कोई दूसरा कानून ना टूटे, उसको ध्यान में रखते हुए, है ना। और 4 क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी इन नेचर। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये सब वही बातें हैं, घुमा फिरा कर वही कह रहे हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट और यूटिलिटी, इन सब को हम डिस्कस करेंगे गूगल मीट पर। इसलिए आपको ये सब खुद पढ़ने हैं। क्या क्या खुद पढ़ने हैं? एक तो यूटिलिटी, ऑब्जेक्टिव और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो फर्स्ट पैराग्राफ दे रखा था। मैंने आपको मीनिंग और नेचर समझाए हैं। मीनिंग कि ये वो स्टैंडर्ड हैं जो यूनिफॉर्म वे में फॉलो किए जाएं, इसलिए बनाए गए, ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसमैन या बिजनेस यूनिट अलग अलग तरीके से चीज़ों को फॉलो ना करें, एक यूनिफॉर्म तरीका हो सभी का। किसने बनाए? ICAI ने। फिलहाल इतना ही जानना जरूरी है हमारे लिए।
इसके ज़्यादा हमारे सिलेबस में इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, बस हमें इसके बारे में जानना था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों। कर लो जल्दी से, बाकी जो छोड़ रहा हूँ वो आपको करना है। बच्चों इसके बाद हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, है ना, IFRS के नाम से। तो देखो पेज नंबर इस पर दिए होंगे, पेज नंबर 3.12। ठीक है, क्या डिफरेंस है? ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पहली बात इंडियन है, ये इंडिया पे अप्लाई होते हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये अकाउंटिंग बॉडी कौन सी है? ये भी इंडिया की है। और ये कौन से हैं? इंटरनेशनल। ये सिर्फ इंडिया की अकाउंटिंग पर अप्लाई होते हैं, और ये जो होंगे ये वर्ल्ड वाइड अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ही स्टैंडर्ड, बिल्कुल सेम अकाउंटिंग बॉडी जो इंडिया की अकाउंटिंग बॉडी है उसने ये स्टैंडर्ड बनाए, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाए जाएंगे। लेकिन ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहे जाते हैं। इनको लिखा जाता है IAS के नाम से। ठीक है, IAS 1, IAS 2, इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। क्यों करा गया ये? देखो अब एक चीज़ होती है, समस्या क्या आती है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि अकाउंटिंग जो है वो एक अकाउंटिंग की लैंग्वेज है। अकाउंटेंसी जो है वो अकाउंटिंग करने की एक लैंग्वेज है। जैसे ग्रामर की लैंग्वेज होती है ना, कुछ भी सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें उसके रूल्स सीखने होते हैं। ग्रामर जैसे इंडेफिनिट है ना, कंटिन्यूअस, परफेक्ट वगैरह जो भी होते हैं, तो हमें इंग्लिश में कुछ भी बोलने के लिए या लिखने के लिए उसके रूल्स सीखने होते हैं, जिसे कहते हैं हम ग्रामर, है ना। ऐसे ही अकाउंटिंग के रूल्स क्या कहलाए जाते हैं? अकाउंटेंसी। तो मीन्स क्या हुआ? अकाउंटेंसी तो रूल्स हैं यानी ग्रामर है, और अकाउंटिंग क्या है? वो लैंग्वेज है। जब हम अकाउंटिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज एंड दिस इज कॉल्ड अकाउंटेंसी इज कॉल्ड ग्रामर, है ना। यानी ग्रामर में रूल्स होते हैं और लैंग्वेज में क्या होते हैं? उसको तरीका बोलने का। ऐसे ही अकाउंटिंग का रूल्स कौन से हैं? अकाउंटेंसी, जिसे हम ग्रामर से कंपेयर कर रहे हैं। तो अब जब हमारी लैंग्वेज, ये तो हमारी लैंग्वेज हुई ना, इंडिया में चलती है, तो इंडिया की लैंग्वेज हो गई ना, ये अकाउंटिंग में ही आते हैं। तो अकाउंटिंग जो है इंडिया की लैंग्वेज है, ऐसे ही अमेरिका की भी लैंग्वेज होगी। लेकिन एक लैंग्वेज डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री के हिसाब से अलग हो सकती है, यानी हर देश की लैंग्वेज अलग अलग होगी, हर देश के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग होंगे। तो एक यूनिफॉर्मेलिटी लाने के लिए, भाई इंडिया में यूनिफॉर्मेलिटी लाने के लिए ये जो मैंने बताया था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कि हम एक ही मेथड फॉलो करें, उसकी वजह से हमने ये स्टैंडर्ड बनाए। लेकिन अब एक समस्या आती है कि वर्ल्ड में भी हम लैंग्वेज अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। लैंग्वेज मतलब अकाउंटिंग, अलग अलग तरीके यूज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसा तरीका लेकर आओ जो पूरी दुनिया में एक ही अकाउंटिंग करने का तरीका बन जाए। कहाँ से आया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। पढ़ते हैं इसको। ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट द नेशनल इकोनॉमी इनटू द इंटरनेशनल इकोनॉमी। यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब, जब ग्लोबलाइजेशन एक एग्रीमेंट हुआ सभी देशों के बीच में कि कोई भी देश कहीं भी जाकर गुड्स बेचे, कोई नहीं रोकेगा। पहले क्या थे? हम सिर्फ अपने देश में हम ही बेचेंगे, कोई बाहर का नहीं आएगा, रेस्ट्रिक्शन थे। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन एग्रीमेंट ने क्या करा? पूरी दुनिया की मार्केट को एक मार्केट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया है ना। इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ग्लोबलाइजेशन को ठीक से। थ्रू द ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लो, ये सब कुछ पॉलिसीज थी, ये आई। आगे से पढ़ते हैं हम काम की बात। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम की हेडिंग पढ़ रहा हूँ 3.12 पर, ठीक है। क्या कह रहे हैं? दस वी ऑल्सो नो द अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यानी अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है। दस द बिजनेस एंटरप्राइजेस अराउंड द वर्ल्ड शुड नॉट बी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। यानी कोई भी बिजनेसमैन, दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन सभी तरह की लैंग्वेज नहीं बोल सकता। यानी अगर हम अकाउंटेंट हैं तो इंडिया के अकाउंटेंट हैं, हम इस लैंग्वेज को तो आसानी से जानते हैं,
लेकिन दूसरे देश की लैंग्वेज अकाउंटिंग को कैसे समझें? तो उसका एक समाधान निकाला कि एक अकाउंटिंग करने का तरीका बनाओ जो पूरी दुनिया में एक ही जैसा हो, जिसको कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। Thus the business enterprises around the world should not be speaking different language while sharing the financial information। यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब इंडिया में कोई कंपनी अपने अकाउंट बनाएगी ना, तो वो जाकर चाइना में बताने लगे तो उनकी लैंग्वेज अलग है, वो कैसे समझेंगे भाई? तो उसका तरीका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बना दें, तो वो भी समझेंगे, हम भी समझेंगे, क्योंकि इसको सब देश पढ़ेंगे, इसको सिर्फ इंडियन पढ़ेंगे, चाइना में चाइना वाले पढ़ेंगे, है ना? तो इसको सब पढ़ते हैं, इसलिए ये सब जानते हैं इसको। Therefore there is a need of a single set of accounting standard, यानी जरूरत थी एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने की जो हर देश में अप्लाई होता हो। ठीक है। That can be unify the accounting practice worldwide. It is difficult to understand and compare worldwide financial information with the common set of accounting and financial reporting system। यानी ये कह रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल था कि अगर हम अपने इंडियन मेथड को चाइनीज़ को जाकर बताएं तो वो नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ वाले जब हमें अपने मेथड को बताएंगे तो हम नहीं समझेंगे, क्योंकि हमें तो ये वाला मेथड आता था। तो एक मेथड बनाया गया जो वो भी समझे और हम भी समझें, ये ठीक है। Thus the use of single set of high quality accounting standard world facilitated investment and other economy decision across the border, increase the market efficiency। किस लिए बनाए गए? ताकि कोई भी देश कहीं भी देश में जाकर अकाउंटिंग कर सके, उनको समझ सके, वहाँ पैसा लगा सके, इन्वेस्ट कर सके, सेल परचेज कर सके। कब करोगे सेल परचेज किसी कंपनी के शेयर्स की या वैल्यू की, या कोई गुड्स खरीदने लगो, तब हम उसकी बैकग्राउंड तो जान ले क्या है। बैकग्राउंड कैसे पता लगेगा? उसके डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज पढ़नी आती हो तभी तो समझे हम। ठीक है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS है ना, डेवलप्ड विच आर बीइंग विड्रॉ एंड सस्पेंडेड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम स्टैंडर्ड। पहले इनका नाम रखा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर इसी नाम को बदलकर कर दिया गया IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। मीनिंग पढ़ते हैं। IFRS आर द सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। किसने डेवलप करा इसको? ICAI ने। इसको कौन डेवलप कर रहा है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका भी नाम बदला गया। क्या करा गया? देखो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का नाम बदल कर करा गया, देखो दे रखा होगा, नहीं दे रखा, हाँ ये दे रखा, IASC अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय IASC स्टैंडर्ड, यानी ये इसका नाम चेंज कर रहा है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। तो ऐसे ऐसे इनके नाम चेंजेस करे गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कुल मिलाकर हमें बस ये पहचानना है कि IFRS है। किसने बनाए? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। ठीक है। बेस्ट कंपेयर टू इतना, इसको हम बस इतना ही जानते हैं 11 तक। ठीक है। इंडिया की कंपनीज पर यही अप्लाई होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि यूनिफॉर्मेलिटी आनी है। ये हम 11th में पढ़ेंगे, इनके रूल्स पढ़ेंगे हम। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, इनसे अकाउंटिंग करना सीखेंगे हम। ठीक है बच्चों। तो बस इस सिलेबस में मैं इतना ही बताऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। 11th को इतना ही बताना जरूरी है, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी आपको ये रीड करना है खुद, और अगर इसमें कोई डाउट्स होते हैं तो वो मुझे आप बताएंगे। ठीक है। इनकी क्या क्या नाम होते हैं, अजम्पशंस क्या होते हैं, देखो नीचे दे रखी है। अजम्पशन इन IFRS, जैसे अजम्पशन थी ना फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, इसमें भी दे रखी है अक्रूवल अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, मेजरिंग ऑफ यूनिट अजम्पशन। तो सब वही है वही, बस उनको लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया। यानी मैं कह रहा हूँ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इसके हिसाब से, फाइनेंशियल्स के हिसाब से, तो मैंने इसको एक पैकेट में बना दिया अलग तरीके से। देखो अक्रूवल अजम्पशन पढ़ी थी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी पढ़ी थी, सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ इसकी गाइडलाइन यहाँ दे दी ताकि सभी एक गाइडलाइन को फॉलो करें। ठीक है। बस चैप्टर 3 कंप्लीट है हमारा। जो भी इसकी थ्योरी रही है वो सेल्फ रिवाइज करनी है, डिस्कस करेंगे हम गूगल मीट पर।